गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंदे मातरम। हम कर रहे थे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल की। मेनेस्ट्रुअल साइकिल का अपने पूरे लेक्चर के दौरान पार्ट फर्स्ट हमने किया था, जिसमें हमने बताया कि एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल को वुमन फीमेल के दौरान यहाँ पर 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फेज फर्स्ट को हम यहाँ पर कहते हैं ब्लीडिंग फेज, जो 1 से 5 दिन तक होती है। फेज सेकंड को हम यहाँ पर प्री ओवुलेटरी फेज या फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, जो यहाँ पर 6 से 13 दिन तक होती है। फेज नंबर 3 है यहाँ पर, उसको हम कहेंगे ओवुलेटरी फेज, जो यहाँ पर 1 दिन के लिए होती है। और फेज नंबर 4 जो है वो ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज है, जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पर 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक यहाँ इस साइकिल के दौरान यहाँ संपन्न होती है। तो इस प्रकार से कंप्लीटली 28 दिन को 4 टाइप में, 4 फेजेज में, 4 जो समय था उसमें डिवाइड किया गया है। और डिफरेंट डिफरेंट फेजेज है, उसमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आपको बताया था कि कहाँ होते हैं, क्वेश्चन यहाँ आता है। तो यहाँ फीमेल के अंदर 2 जो स्ट्रक्चर्स है, 2 प्रकार की स्ट्रक्चर्स है, वहां पर ये क्या परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के फेजेज को हम यहाँ पर कहेंगे मेनेस्ट्रुअल फेजेज कहेंगे। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेनेस्ट्रुअल फेजेज क्या है। देखिए बेटा, तो मेनेस्ट्रुअल फेजेज हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कहा कि 4 भाग में मेनेस्ट्रुअल फेज को हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 फेज को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि नंबर 1 फेज है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर मेंसेज फेज या ब्लीडिंग फेज। नंबर 2 को यहाँ प्री ओवुलेटरी फेज और फोलिकुलर फेज। नंबर 3 अभी यहाँ पर कहेंगे ओवुलेटरी फेज। और नंबर 4 अपन बात करेंगे यहाँ पर ल्यूटियल फेज एंड सेक्रेटरी फेज। यहाँ तो अब चारों फेज डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होती है। क्वेश्चन अपना ये था कि किस प्रकार से ये चारों फेज है वो फीमेल के अंदर कौन से ऑर्गन इसमें प्रभावित होती हैं और किस प्रकार से ये एक साइक्लिक चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर चारों फेज में 2 ऑर्गन बताए थे। 2 ऑर्गन मोस्टली फीमेल के अंदर ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। एक ऑर्गन है ओवेरी और दूसरा ऑर्गन है यहाँ पर यूट्रस। इन दोनों ऑर्गन में इसका विशेष प्रभाव है यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पहले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि ब्लीडिंग फेज है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और कौन कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में प्री ओवुलेटरी फेज और फोलिकुलर फेज में हमने किया था कि इसमें कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। तो ब्लीडिंग फेज में यहाँ पर क्यों होती है, तो मैंने कहा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मेनली यहाँ पर जैसे डिक्रीज होंगे तो यह मेनेस्ट्रुअल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद फोलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन लेवल और एफएसएच का लेवल और एलएचए का लेवल है यहाँ पर इंक्रीज होता जाता है, जिससे अनेक फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी यहाँ पर ग्रेफिन फोलिकल में बदलता है। तो चेंजेज की प्रक्रिया है यहाँ पर होती है। तो ये बातें हमने यहाँ पर अपने पूरे लेक्चर में की थी। इसके आगे हम यहाँ पर चलेंगे कि नेक्स्ट प्रकार किस प्रकार से यहाँ पर वो चेंजेज आते हैं। तो अगली जो फेज है हम बात करेंगे यहाँ पर कि ओवुलेटरी फेज है, उसमें यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार के चेंजेज होंगे यहाँ। तब आप देखिएगा कि ओवुलेटरी फेज आएगी तो यहाँ यूट्रस में क्या चेंजेज होता है और ओवेरी के अंदर क्या चेंजेज होता है। तो ओवेरी की हम बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन चुकी होती है। यहाँ जो 13 डेज है वहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल कहते हैं। एक ग्रेपियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर ग्रेपियन फॉलिकल में यहाँ पर बनती है, जो इसमें यहाँ पर बीच के अंदर एक कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम यहाँ पर एंड्रम कैविटी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ एक छोटी गोलाकार संरचना यहाँ पर निर्माण होती है। ये डिवीजन यहाँ पर है, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी ऊसाइट आपको बताया था कि ये यहाँ जो ग्रेन्युलोसा सेल है, इस ग्रेन्युलोसा सेल के साथ में यहाँ पर कांटेक्ट में रहती है। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ड्रम हिल कहते हैं, यहाँ ड्रम हिल पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है और यहाँ परिधि की तरफ अनेक जो स्तर उपस्थित होती हैं जो ग्रेन्युलोसा सेल के बने रहती हैं। और इसके बाहर की तरफ यहाँ पर एक लेयर और होती है। इस लेयर को हम यहाँ पर इंटरना के नाम से जानते हैं और बाहर की साइड में एक लेयर और होती है, इसे एक्सटर्ना कहते हैं। ये यहाँ ग्रेन्युलोसा से बनी हुई है, इसलिए बाहरी लेयर को हम थीका एक्सटर्ना
थीका एक्सटर्ना कहेंगे और आंतरिक लेयर को हम थीका इंटरना कहेंगे, थीका इंटरना कहेंगे। अब यहां पर थीका इंटरना और ग्रेन्युलोसा ये दोनों लेयर ऐसी लेयर है जहां पर अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन का लेवल इस समय बहुत ज्यादा होता है, पीक पर होता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन कौन स्रावित करता है, आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोजन इस समय, तो एस्ट्रोजन यहाँ पर ग्रेन्युलोसा लेयर के द्वारा और थीका इंटरना के द्वारा यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। ये एस्ट्रोजन है कहां पर कार्य करेगा, तो आगे चल के आप देखोगे कि ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से यहाँ यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस वाल पर काम करता है और यूट्रस वाल को और थिकन कर देता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में, ऐसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहेंगे ग्रेपियन फॉलिकल। ये बन चुका, ये कब बनता है, 14वें दिन यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल बनता है। जिसे ही ग्रेपियन फॉलिकल यहाँ पर फॉर्म होगा तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये हार्मोन यहाँ फीडबैक कंट्रोल कर रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल करेगा। यहाँ पर ये इफेक्ट करेगा पॉजिटिव फीडबैक है किसके लिए, एलएच के लिए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके आदेश देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अधिक से अधिक मात्रा में एलएच हार्मोन स्रावित किया जाए, और साथ में हाइपोथैलेमस को ये आदेश देगा कि अधिक से अधिक यहाँ पर जीएनआरएच स्रावित किया जाए, जिससे यहाँ वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर एंटीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी का, वहां जीएनआरएच है वो आदेश देगा कि अधिक से अधिक एलएच सीक्रेट किया जाए। तो यहां पर एलएच आएगा। एलएच कहां से आया, तो हम कहेंगे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश किसने दिया, तो हम कहेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस ने दिया। हाइपोथैलेमस ने क्या स्रावित किया, तो हम कहेंगे यहाँ पर जीएनआरएच यहाँ स्रावित किया, जिससे यहाँ एलएच का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे एलएच के लेवल को इंक्रीज होने की क्रिया को हमें एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज कब होता है, तो आपका आंसर होगा 14th डे है वो एलएच सर्ज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एलएच सर्ज का मीनिंग क्या है, आपसे कहे एलएच सर्ज का मीनिंग है यहाँ पर द लेवल ऑफ एलएच हार्मोन इन द ब्लड इन द ओवेरी इंक्रीज्ड एट द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोनिया। तो एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर है पॉजिटिव फीडबैक है वो प्रदर्शित करता है किसके लिए, एलएच के लिए, कि अब एलएच और चाहिए। एलएच इससे पहले 14वें दिन से पहले भी अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा था एफएसएच के साथ में, लेकिन अब एलएच बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा एलएच होगा। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एलएच वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे यहाँ ग्रेपियन फॉलिकल है वो रैप्चर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोकन हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रोकन होगा तो यहाँ इस ग्रेपियन फॉलिकल से यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte था, एप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ बाहर आ जाता है। या इस फिनोमेनन को, इस इवेंट को हम कहेंगे, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं ओवुलेशन की क्रिया या ओवुलेशन की घटना यहाँ पर घटित होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन बेटा जी कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा ओवुलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो एलएच हार्मोन है। एलएच हार्मोन या एलएच सर्ज कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन है वो एलएच सर्ज करवाता है, तब आपका आंसर आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एलएच सर्ज करवाता है। क्योंकि यहां पर इस अवस्था में ग्रेन्युलोसा यहाँ पर थिकन होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा, मैक्सिमम यहाँ पर माइटोसिस हो चुका। यहाँ पर थीका इंटरना है, उसकी सेल्स है बहुत एक्टिव होगी और लगातार यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करेगी और ये एस्ट्रोजन फिर आदेश देगा। यहाँ एक तरफ आपके यूट्रस पर काम कर रहा है, यूट्रस को थिकन कर रहा है, दूसरी तरफ ये यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल कर रहा है एलएच को, और पॉजिटिव फीडबैक देके या पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बेटा जी एक्टिव करेगा, और एक्टिव करेगा तो वहां से आदेश देगा कि अधिक मात्रा में एलएच दिया जाए, सीक्रेट किया जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास में अधिक से अधिक मात्रा में एलएच वहां से रिलीज करेगी और वह एलएच यहाँ आएगा और जिससे ये रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर होने से यहाँ पर जो बाहर निकल गया सेकेंडरी oocyte है, इस घटना को, इस इवेंट को हम यहाँ पर ओवुलेशन कहते हैं। जो कब घटना, ये घटना कब घटित होती है, तो माना जाता है मिड ऑफ द मेनेस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन क्या कह जाती है, माना जाता है एवरेज मिड ऑफ मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो ये घटना घटित होती है। तो लेकिन कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पर कि मिड में ही हो, ये तब अपन लागू कहेंगे मिड, यदि अपना साइकिल है 28 डेज का साइकिल, एवरेज साइकिल आता
होता है तो ये घटना है वो 14th डेज है वो ये घटना घटित होगी या ओवुलेशन की क्रिया होगी। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर ओवुलेशन कब होता है, आपका आंसर होगा 14वें दिन ओवुलेशन होता है। कब है 14वें दिन, कब है, किस कंडीशन में, जब अपना साइकिल है वो 28 डेज का चल रहा है, उस केस में अपना ओवुलेशन की घटना है वो 14वें दिन होगी। एलएच सर्ज कब होगा इस घटना में, इस अवस्था में, तो आंसर आएगा 14वें दिन एलएच सर्ज होगा यहाँ। तो इसे हम यहाँ पर ओवुलेशन कहते हैं। अब ओवुलेशन जो हो रहा है तो इसकी फीलिंग कैसे कहेंगे, एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कोई फीमेल है या कंसीव चाहती है या कंसीव नहीं चाहती है या आप कह सकते हैं कि बच्चा पैदा करना चाह रही है या नहीं चाह रही है, तो उस फीमेल को पता होना चाहिए कि अपने में ओवुलेशन कब हो रहा है। तो उसी समय क्या है, कोइटस की घटना हो, कोइटस का इवेंट हो और उस कोइटस के दौरान क्या है उसे ओवम को सीमन मिले और सीमन जैसे मिलेगा तो यहाँ स्पर्म मिलेगा और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिक से अधिक होगी, पॉसिबिलिटी है वो फर्टिलाइजेशन की ज्यादा यहाँ पर होगी। तो ये अपने को पता होना चाहिए, अपने को इसका नॉलेज होना चाहिए कि ओवुलेशन कब हो रहा है। अब ओवुलेशन का पता कैसे चले यहाँ, तो सबसे पहली बात तो ओवुलेशन के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अपना मेंसेज जो साइकिल है वो कितने दिन का, एवरेज आप पिछले 5-6 महीने के अपने को मेंसेज साइकिल है डे फर्स्ट से लेकर डे 28 तक पता होना चाहिए कि पिछले 5 मंथ है 6 मंथ में अपना मेंसेज क्या 28 डेज का चल रहा है या 30 डेज का चल रहा है या 35 डेज का चल रहा है, ये अपने को यहाँ पर है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इस बेस पे हम यहाँ पर ओवुलेशन है वो ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ अपने 28 डेज का यहाँ पर मेंसेज साइकिल चल रहा है तो अपना ओवुलेशन क्या होगा 14 डेज पर ओवुलेशन हो जाता है। लेकिन यदि ये साइकिल 35 डेज का, यदि ये साइकिल 40 डेज का, यदि ये साइकिल 25 डेज का, यदि ये साइकिल 24 डेज का, 26 डेज का होता है तो ओवुलेशन यहाँ 14th डेज पर नहीं होगा। तब अपना साइकिल ओवुलेशन का टाइम है वो यहाँ बदल जाता है, चेंज हो जाता है यहाँ। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि यदि 28 डेज का साइकिल नहीं हो तो ओवुलेशन कब होता है, तो कौन से डेज होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवुलेशन अपना कब हो रहा है। तो ये अपनी एक बेसिक अपनी जानकारी, बेसिक नॉलेज अपने को ये रखना चाहिए जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि अपने अंदर जो साइकिल है जिस टाइम में होता है, जितने दिन का होता है, उसके आधार पर ओवुलेशन का पता चला सकते हैं, चल सकता है। और ओवुलेशन का पता चल सकता है तो हम उसी समय मेल के साथ में कोपुलेट होके कंसीव करवा सकते हैं। ये तो ये एक बेसिक तो सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। इसके बाद में ये भी मान लो किसी फीमेल के अंदर वो डिस्टर्ब टाइम चलता है, कभी 35 डेज का, कभी यहाँ 30 डेज का, कभी यहाँ 28 डेज का, कभी 40 डेज का यहाँ पर साइकिल हो, तो पता नहीं कि जो करंट साइकिल चल रहा है, रिसेंटली जो साइकिल चलेगा ये कितने दिन का होगा, ये हमें पता नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर तब अपने बॉडी के अंदर देखिएगा जब ओवुलेशन होता है तो फिजियोलॉजी चेंज होती है। फिजियोलॉजी चेंज होती है तो क्या एहसास होता है, फीमेल को एहसास हो जाता है कि जब भी आप मिड का ध्यान रखें, नियर अबाउट मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अपने पीछे से चल रहा है उसको तो अपन ध्यान में रखें, डेज को अपन ध्यान में रखें। लेकिन दूसरी जो इसकी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होगा तो आप देखिए जो रचना बनी, जो स्ट्रक्चर उसके बाद में स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम। अभी हम बात करेंगे आगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम है, यहां तुरंत एक हार्मोन बनाता है, इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद एक हार्मोन बना रहा है जिसे हम कार्पस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या पोस्ट ओवुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं इसे, क्योंकि यह हार्मोन ओवुलेशन से पहले नहीं होता है या नगण्य के बराबर होता है, बट यहाँ अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही स्रावित होगा तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर पर इफेक्ट डालेगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और हाइपोथैलेमस अपने बॉडी का टेम्परेचर है कुछ समय के लिए यहाँ पर बढ़ा देता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो कहने का मीनिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक थर्मोजेनिक इफेक्ट दर्शाता है यहाँ पर। तो उस समय आप अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करें यहाँ
ध्यान रखें, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करें डे फर्स्ट से, साइकिल के डे फर्स्ट से जब आपको कंसीव करना है तो आप टेम्परेचर मेजर करें। टेम्परेचर मेजरमेंट करने का थर्मो रेगुलेटर होता है, उससे हम मेजरमेंट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग जो टाइम होता है। मॉर्निंग टाइम जब अपन बेड से अपनी उठते हैं, अपनी नींद खुलती है, उस समय बेस्ट टाइम होता है। अपन उसी लेटे लेटे अवस्था में नींद, जैसी नींद खुले, बिना आप बेड से उतरे हुए अपना थर्मामीटर लेके, माउथ में थर्मामीटर लेके और टेम्परेचर ध्यान रखिए। अब ऐसा क्यों कि बिना उठे अपन थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को यहाँ देखे अपने बॉडी का, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे ही स्टैंड अप होगे या रन करोगे तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो फास्ट होगी और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से अपना टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। आप रेस्टिंग स्टेज के अंदर अपना टेम्परेचर जो चल रहा है उस समय प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट का पता चलेगा यहाँ पर। तो डे फर्स्ट से डे 14, 15 या 28 तक डे तक आप यहाँ टेम्परेचर का नॉलेज या टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो थर्मामीटर की सहायता से, तो जैसे ही ओवुलेशन होगा, नॉर्मल टेम्परेचर अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो शो करता है। तो लेकिन जब ओवुलेशन हो रहा है तो उस समय ये टेम्परेचर है 37 डिग्री से थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा होता है, 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का। तो जैसे ही आपके अंदर थर्मामीटर के द्वारा मेजरमेंट करने पर जिस दिन ये टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा आए तो आप समझ लेना चाहिए कि आज ओवुलेशन हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, ये भी एक कोई बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के और भी कोज हो सकते हैं। और कोज क्या हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने का? कि हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो उस समय, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो उस समय, हो सकता है कि कोई और किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो जिसके कारण अपना टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। आपको पता है कि किसी प्रकार के माइक्रोब का इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बॉडी का वो इंक्रीज होता है। तो उसी समय मान लो वह टाइम ओवुलेशन का भी है और उसी समय कोई इन्फेक्शन भी हो गया, जुकाम लग गई, इन्फ्लुएंजा वायरस है वो यहाँ पर बॉडी के अंदर एंटर कर गया या कोरोना एंटर कर गया, तो उसमें भी क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये अपन कोई बहुत बेस्ट मेथड है वो नहीं मान सकते कि इस प्रकार से अपने अंदर यहाँ पर ओवुलेशन की क्रिया हुई है। लेकिन माना जाता है कि प्रोजेस्टेरोन क्या थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है ये। तो दूसरी विधि ये इस प्रकार से अपने फिर भी एक कॉम्बिनेशन देखे कि हम यहाँ पर कि कब ओवुलेशन का टाइम क्या है, फिर ओवुलेशन का टाइम है क्या उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपना थर्मामीटर के द्वारा अपना डेली का डेली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, मॉर्निंग टाइम में जैसे ही अपनी आंख खुले तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, टेम्परेचर को यहाँ पर टेस्ट करना होगा, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होगा बिना किसी बॉडी के हलचल के, बिना किसी मोमेंट के यहाँ। तो ये एक विधि हो सकती है। तीसरी विधि जो अपन कंसीव एक प्रॉपर टाइम पर कंसीव चाहते हैं, तीसरी विधि है जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन होने पर यहाँ पर देखिए ओवेरी जो है वो रैप्चर होगी, ओवेरी से ओवम जैसे बाहर आएगा तो हल्का सा पेन होता है, वहां दर्द होता है वहां। तो उसमें अपने पेल्विक रीजन में जब पेन हो रहा है तो अपने एक मेजरमेंट का एक ये टाइम देख सकते हैं कि इस समय ओवुलेशन निश्चित तौर पे कोई ना कोई ओवुलेशन हुआ है और ओवुलेशन होने से क्या है, ये पेन हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पेन हो रहा है और उसके साथ में यहाँ पर टाइम भी आपका यहाँ 14 डेज है, 15 डेज है या 13 डेज है, वो टाइम चल रहा है। तो ये मान सकते हैं कि इस समय ओवुलेशन हुआ है और अधिक से अधिक कंसीव होने की पॉसिबिलिटी इस समय अधिक होगी। या इसके बाद में एक और यहाँ ये तो सब क्या है अपने ट्रेडिशनल तरीके थे, अब एक साइंटिफिक तरीका यहाँ माना गया है कि आप देखिएगा जैसे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन हो रहा है तो उस समय आप LH हार्मोन है वो अत्यधिक होता है। 14 डे, 13 डे, 14 डे, 15 डे पर अमाउंट ऑफ LH है वो अधिक होगी तो इस LH को यूरिन के द्वारा बाहर रिमूव किया जाता है। तो मार्केट में LH टेस्ट किट मिलती है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उस किट के द्वारा
ये बहुत ही इजी डायग्नोज कर सकते हैं अपन उस किट को लाके, और अपने यूरिन है उसको अंदर एलएच टेस्ट कर सकती है। यदि वहां पर एलएच अमाउंट हाई बता रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस समय एलएच हाई तभी होता है जब क्या ओवुलेशन होता है, एलएच सर्ज होता है, जो एक क्लिनिकल टेस्ट बताता है। तो यहां ध्यान रखिए ओवुलेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, न कि हम यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट है उसको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन यूज करते हैं। उस समय जो हार्मोन यूज किया जाता है वो HCG हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट को या पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। इस टेस्ट को हम क्या है ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं ओवुलेशन की बात कर रहे हैं कि ओवुलेशन यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एलएच हार्मोन पर। जो क्लिनिकल डायग्नोज टेस्ट किट है ये, तो उसके द्वारा यूरिन लेके हम यहाँ एलएच की अमाउंट देख सकते हैं। यदि हायर अमाउंट यहाँ पर मिलती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस समय ये यहाँ पर ओवुलेशन हुआ है, और इस कारण यहाँ पर क्या एलएच की अमाउंट क्या हायर है यहाँ। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ओवुलेशन है किस दिन हुआ है, किस डे हुआ है। तो ये पॉसिबल टाइम है कि अपने ओवुलेशन को बता सकते हैं, और उस समय हम किसी मेल के साथ में सहवास करें, किसी मेल के साथ में कोइटस करें, किसी मेल के साथ में अपने यहाँ पर इंटरकोर्स करें, तो या इंसेमिनेट करवाएं हम मेल से, तो उस समय क्या है कंसीव होने की पॉसिबिलिटी, फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी, और या कह सकते हैं कि बच्चा बनने की पॉसिबिलिटी है, जाइगोट बनने की पॉसिबिलिटी इस समय सर्वाधिक होती है। तो ये यहाँ पर घटना कहलाती है अंडोत्सर्ग की घटना। तो मैं जहां तक समझता हूं बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे हम चले यहाँ कि आपके लिए इसके लिए एक स्लाइड बनाई है कि किस प्रकार से अंडोत्सर्ग की अवस्था होती है। तो स्लाइड के द्वारा कहा जा सकता है कि ये अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन होती है, 14th डे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन होता है, वो एलएच हार्मोन होता है। एलएच का स्राव किसकी प्रेजेंस में अत्यधिक होता है, तो एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में अत्यधिक एलएच यहाँ पर बनेगा, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। तो एलएच का तेजी से स्राव होने की क्रिया को एलएच सर्ज कहते हैं, जो रज चक्कर के मध्य में होता है, और इस हार्मोन की उपस्थिति में ग्रेफिन पुट्टक टूट जाता है तथा अंडाणु को निष्कासित करने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। कहां से, ग्रेफिन पुट्टक से अपने ओवम को बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल देंगे या रिमूव कर देंगे यहाँ पर, जिससे अपन कहें ग्रेफिन पुट्टक रैप्चर हो गया। और इस घटना को, इस इवेंट को हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे, अंडोत्सर्ग की घटना कहेंगे। अब इसके बाद में अगली प्रावस्था आती है, नेक्स्ट ओवुलेशन के बाद में जो स्टेज आती है, प्रावस्था आती है, उसको हम कहेंगे यहाँ ल्यूटियल फेज कहेंगे, या इसे हम कहेंगे यहाँ पर स्रावी प्रावस्था, सिक्रेटरी फेज कहेंगे। ल्यूटियल फेज है ओवेरी के बेस पे, ओवेरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं इस बेस पे हमने यहाँ पर कहा ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज है, इसको हम कहेंगे यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, यहाँ पर जो यूट्रस के अंदर यहाँ पर परिवर्तन आते हैं, तो इन परिवर्तनों के आधार पर इसे हम कहते हैं यहाँ पर सिक्रेटरी फेज या स्रावी प्रावस्था इसे कहा जाता है। अब ये स्रावी प्रावस्था या ल्यूटियल फेज में क्या आता है, तो हमने अभी बात की कि यहाँ पर जैसे ही ये ग्रेवियल फॉलिकल से यहाँ ओवम में निकल गया, ओवम का मीनिंग यहाँ मैं कह रहा हूं, ये क्या ओवुलेशन होता है तो कौन सी अवस्था में होता है, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी oocyte। यहाँ ओवम में एक कन्वीनियंट शब्द है इसलिए हम काम में ले रहे हैं, एक एब्लोइड अवस्था होती है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे सबसे पहले कुछ पीले रंग की कणिकाएं बनेगी। यहाँ पीले रंग की कणिकाएं बनती है। जब पीले रंग की कणिकाएं बनती है तो प्रारंभिक तौर पे ओवरी के अंदर यहाँ पर ब्लीडिंग होती है और ब्लड के कुछ क्लोट बनते हैं। यहाँ पर हल्के से ब्लड के क्लोट इसके अंदर यहाँ पर डेवलप होते हैं। ब्लड के क्लोट जिसे मैं यहाँ रेड अवस्था में बनाऊं कि यहाँ ब्लड के क्लोट बन गए, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ब्लड क्लोट फॉर्मेशन होती है, इस अवस्था को हम यहाँ पर कहेंगे कार्पस हेमोरेजिकम। तो एक बीच में अवस्था आती है, इसे कहेंगे कॉर्पस हीमोरेजिकम।
रेजिकम, कार्पस हीमोरेजिकम के नाम से इसे जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि ग्रेपिन फॉलिकल है, यहां पर ये था ग्रेपिन फॉलिकल, ओवुलेशन के बाद में कौन सी अवस्था में बदलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्पस हीमोरेजिकम में बदलता है। कार्पस हीमोरेजिकम में क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होगी, हल्की सी यहां पर ओवुलेशन होगा, तो ओवम जैसे बाहर निकलेगा तो उसके बीच में हल्का सा ब्लड वेसल्स है, रैप्चर होती है। ब्लड वेसल्स रैप्चर होने के कारण कुछ ब्लड की ड्रॉपलेट यहां बन जाती है। तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकम स्टेज कहेंगे। अब धीरे धीरे इसके अंदर आगे चल के पीले रंग की कणिकाएं और बनती जाती है। जैसे ही पीले रंग की कणिकाएं यहां पर बन जाएगी, ये पीले रंग की स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, इसके अंदर येलो ग्रेन्यूल यहां बन जाते हैं। इन ग्रेन्यूल को हम यहां पर कहते हैं ल्यूटियल ग्रेन्यूल। इन ग्रेन्यूल को आप कहोगे यहां पर ल्यूटियल ग्रेन्यूल। ओके बेटा जी, ल्यूटियल ग्रेन्यूल जो बना, अब इसके साथ में कुछ और पिगमेंटेड संरचनाएं और बनती है, जिसे हम यहां पर कहेंगे पिगमेंटेड ग्रेन्यूल। पिगमेंटेड ग्रेन्यूल, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनती है। ल्यूटियल ग्रेन्यूल प्लस पिगमेंट ग्रेन्यूल यहां डेवलप होती हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर का हम यहां पर नाम देते हैं कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है ये कि यहां ओवुलेशन के पश्चात बनने वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? तो ओवुलेशन के पश्चात फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहेंगे कार्पस हीमोरेजिकम। सेकेंड जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। यहां पर कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो आप देखिएगा ये ल्यूटियल ग्रेन्यूल, फिर इसके बाद में यहां पर एक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सामूहिक रूप से ग्रुप के रूप में इसे प्रोजेस्टोजेंस भी कहते हैं। यहां पर इसका एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजेंस। जंस का मीनिंग यहां पर अनेक हार्मोन का एक समूह है, वो स्टीरॉयड हार्मोन का एक समूह यहां से रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा या ल्यूटियल ग्रेन्यूल के द्वारा, और जिसमें एक मुख्य जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पर कहेंगे बेटा जी। ठीक है, यहां पर ये बात समझ में आई। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगी, और यहां पर कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी स्रावित करेगी, और इसके साथ में कुछ मात्रा में ये इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित करती है। या तो कहने का मीनिंग, ये जो कार्पस ल्यूटियम है कौन कौन सी हार्मोन स्रावित कर रही है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रही है, दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित कर रही है, तीसरा इनहिबिन हार्मोन स्रावित कर रही है। इनहिबिन हार्मोन आप देखिएगा अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है, लेकिन अंडोत्सर्ग से पहले इनहिबिन हार्मोन या ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं इनहिबिन हार्मोन और कौन स्रावित कर रही है? तो यहां पर ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती है ये भी कुछ मात्रा में इनहिबिन हार्मोन स्रावित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनहिबिन हार्मोन कौन कौन स्रावित करता है? तो अंडोत्सर्ग से पहले इनहिबिन हार्मोन का स्राव किया जाता है ग्रेन्युलोसा सेल के द्वारा, अंडोत्सर्ग के बाद इनहिबिन हार्मोन का स्राव किया जाता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो यहां पर एस्ट्रोजन और इनहिबिन है वो कम मात्रा में होते हैं प्रारंभिक समय में, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में आप देखिएगा एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन है, इसका लेवल है यहां पर डिक्रीज हो जाता है। तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि हार्मोनल चेंजेस की बात करें यहां, तो प्रोजेस्टेरोन नया हार्मोन आया, इसकी उपस्थिति में एलएच हार्मोन कम हो गया, एफएसएच हार्मोन यहां पर कम हो गया। यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर। यहाँ तो ऐसी स्ट्रक्चर हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहेंगे ऐसी स्ट्रक्चर को, यहाँ जो कि एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फीमेल के अंदर एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है। फीमेल में आप देखिएगा दो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है, एक कार्पस ल्यूटियम बनता है और एक प्लेसेंटा बनता है। यदि यहाँ पर फीमेल कंसीव कर जाती है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है, रोपण की क्रिया हो जाती है, तो प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा भी यहाँ पर हार्मोन रिलीज करती है, तो
इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा केवल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही बनता है, अदरवाइज जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें प्लेसेंटा नहीं होता, तो वो नष्ट हो जाता है या बाहर निकल जाता है, तो उसमें प्लेसेंटा नहीं होता। इसलिए हम उसे भी क्या टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यहाँ कार्पस ल्यूटियम है, वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर बनता रहता है और नष्ट होता रहता है, तो इसलिए भी इसे हम क्या कहेंगे, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे यहाँ। तो ये बात है बेटा जी, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कार्पस ल्यूटियम में किस प्रकार से यह हार्मोनल क्रिया करता है, किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है ये। अब आगे क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मैं कह रहा हूं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक करता है, तो यहाँ एलएच को रोकता है और एफएसएच को रोक देता है, जिससे एफएसएच का लेवल कम हो जाता है, एलएच का लेवल कम हो जाता है। अब आगे यहां पर चले क्या और कौन सी क्रिया होती है, तो एक नई स्लाइड के द्वारा मैं यहां पर बात करूं यहाँ, तब देखिएगा हमने यहां पर बात की कि ये आपके पास में कार्पस ल्यूटियम यहां पर बना, कार्पस ल्यूटियम के अंदर है यहां पर जो ल्यूटियल कणिकाएं बनाई, ल्यूटियल कणिकाओं ने प्रारंभिक तौर पे यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर कम था। कब? प्रारंभिक तौर पे। कार्पस ल्यूटियम कब बना? ओवुलेशन के बाद में। ओवुलेशन कब हुआ? 14वें दिन हुआ, तो 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ इससे पहले हिमोरेजिकम एक स्टेज भी आएगी या कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे भी रही है, जैसे ल्यूटियम में बदलता जाता है, ल्यूटियल कणिकाएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन तुरंत कम हो जाएगा, ओवुलेशन के तुरंत बाद एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन कम क्यों हो जाता है? जैसे ही ओवुलेशन होता है तो यहां पर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल ड्यूरिंग ओवुलेशन, ग्रेन्युलोसा सेल हम कह सकते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल है, ये सेल डैमेज होगी, यहां पर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल है वो यहां पर डैमेज हो जाएगी। तो ओवुलेशन के बाद में धीरे धीरे 4 से 5 दिन के पश्चात, लगभग 20 से 22 दिन के पश्चात ग्रेन्युलोसा सेल जो लॉस हुई थी वो दोबारा बन जाती है, और जैसे ही दोबारा बन जाती है तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल वापस इंक्रीज होता है। तो आफ्टर 20 डेज है, फिर धीरे धीरे मैं कहता हूं कि आफ्टर 20 डेज है एस्ट्रोजन का लेवल है वापिस से फिर एस्ट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज होता है। ये तो प्रारंभिक तौर पे एस्ट्रोजन कम होगा ओवुलेशन के बाद में, फिर उसके बाद में एस्ट्रोजन है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगा वापिस। यहाँ हम एक ग्राफ के द्वारा देखेंगे यहाँ पर कि एस्ट्रोजन की पूरे साइकिल में 2 पीक बनती है, 2 बार लेवल है इनका इंक्रीज होता है। एक तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें दिन के दौरान ये इंक्रीज होता है, और उसके बाद में ये 22वें दिन के दौरान, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें दिन के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो इस घटना को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे एस्ट्रोजन काम कर रहा है, कैसे प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरोन दूसरी साइड में ये जो घटनाएं घटित हो रही थी ये ओवेरी में घटित हो रही थी। यहां पर हम यूट्रस में चलेंगे, यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? यहां पर यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन का 2 काम है। यहां इन यूट्रस 2 काम है। एक वर्क यहां पर क्या कर रहा है, एक वर्क तो यहां पर कर रहा है कि जो यूट्राइन ग्लैंड है उसको वेल डेवलप करता है, वेल डेवलप एंड वेल एक्टिवेट। यूट्राइन ग्लैंड को यहां पर वेल एक्टिवेट करेगा, जिससे ये ग्लैंड क्या करती है, अपना सीक्रेशन बढ़ा देती है, अपना सीक्रेशन बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। तो इस समय सर्वाधिक मात्रा में एक म्यूकस वाटरी फ्लूइड है वो रिलीज होता है। एक जलीय म्यूकस जैसा, श्लेष्मा जैसा द्रव्य अत्यधिक मात्रा में 14वें दिन के पश्चात है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में रिलीज होगा। ये द्रव्य कौन रिलीज करता है? तब देखिएगा ये द्रव्य यहाँ पर फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब प्लस यूटेराइन ग्लैंड प्लस सर्वाइकल कैनाल
या सर्विक्स कहेंगे ये। तो इन तीन संरचनाओं के द्वारा अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर श्लेष्मा स्रावित किया जाएगा। हम यह कह सकते हैं श्लेष्मा स्रावित किया जाएगा, सीक्रेट किया जाएगा, इसलिए इसे हमें सिक्रेटरी फेज कहते हैं। यहाँ पर तो पहला काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में ये सीक्रेशन होगा। यहाँ पर यूट्राइन जो ग्लैंड है, लगातार ये यूट्रस की वाल थी और यूट्रस की वाल में नीचे की तरफ स्टेटम बेसिलस थी। यहाँ पर ये ग्लैंड है, यहाँ पर ये ग्लैंड पाई जाती है। या तो एक मोटा स्तर होता है जिसमें ये यूट्राइन ग्लैंड इस प्रकार से एक सिक्रेटरी संरचना बनाती है और लगातार यहाँ इसके अंदर एक द्रव्य स्रावित करती है यूट्रस में, अत्यधिक जो एक पोषक पदार्थ के रूप में भी आगे कार्य करेगा। ये द्रव्य क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये तैयारी करता है कि यदि यहाँ पर जो ओवम आएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा, जाइगोट आएगा, उसको इम्प्लांट करना है, उसको न्यूट्रिएंट देना है, उसको प्रॉपर एनवायरमेंट देना है यहाँ पर। तो इसके लिए ये द्रव्य क्या है? बहुत यूजफुल द्रव्य है यहाँ पर, जिसे यूट्राइन फ्लूइड कहते हैं। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 14वें दिन के पश्चात और 27वें 28वें दिन तक है अत्यधिक मात्रा में यह द्रव्य यहाँ पर सिक्रेट होगा। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन है, यूट्रस के अंदर एक या फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, उसके अंदर ये काम करता है। दूसरा काम यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का क्या है? दो फंक्शन मैंने बताए थे। दूसरा फंक्शन यहाँ पर कर रहा है, यूट्राइन जो वाल है, गर्भाशयी वाल जो है, गर्भाशयी वाल कौन सी थी यहाँ पर? तो यहाँ जो वाल थी एंडोमेट्रियम वाल है, एंडोमेट्रियम वाल है। गर्भाशय के अंदर तीन स्तर आपको बताए थे, एक पेरीमेट्रियम और दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर एंडोमेट्रियम पर काम करेगा। एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में, यहाँ पर एंडोमेट्रियम है, इसको मेंटेन रखने में कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो सहायक है। या दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि एंडोमेट्रियम है वो स्लग ऑफ नहीं हो, एंडोमेट्रियम बनी रहे। जो एस्ट्रोजन ने कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी, जो एक गद्देदार संरचना बनाई थी एंडोमेट्रियम की, वो यहाँ पर मेंटेन रखने का काम, उसे बनाए रखने का काम है, वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन करता है। तीसरा यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन काम करता है, मायोमेट्रियम पर काम करता है। मायोमेट्रियम उसी समय मायोमेट्रियम में लगातार क्या संकुचन होते रहते हैं इस प्रकार से, जिससे अपना गर्भाशय कंटिन्यूस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? मायोमेट्रियम को वो रिलैक्स करवाने में हेल्पफुल है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, जिससे उसमें कम से कम क्या कॉन्ट्रैक्शन हो। और सपोज यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कंसीव की कंडीशन है वो अधिक से अधिक हो, या कंसीव की संभावना अधिक से अधिक हो, उसके बाद में इम्प्लांटेशन की पॉसिबिलिटी है वो अधिक से अधिक हो। इसलिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ करता है। तो ये चेंजेज होते हैं, ये चेंजेज कहाँ होती है? ये यूट्रस के अंदर चेंजेज होती हैं। और दूसरी जो चेंजेज है यहाँ कार्पस ल्यूटियम जैसे चेंजेज कहाँ होते हैं, ग्रेवियन फॉलिकल जैसे चेंजेज कहाँ होते हैं? तो ये चेंजेज ओवेरी में होते हैं यहाँ। तो ये यहाँ कार्पस ल्यूटियम बना, तो ये एक घटना घटित हुई। तो ये 14वें दिन से हम कह सकते हैं 15वें दिन से 28वें दिन तक ये साइकिल चलता है, ये फेज चलती है, जिसे सिक्रेटरी फेज या कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अब जो 4 फेज थी उसमें सबसे बड़ी फेज है, इसलिए इस फेज को सबसे लॉन्गेस्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी? ल्यूटियल फेज है, वो सबसे लंबी फेज होती है। यदि मान लो यहां पर दूसरी कंडीशन यहां पर आ जाए, अगली एक और स्लाइड लू मैं, यहाँ दूसरी कंडीशन आ जाए, 2 कंडीशन में बात कर रहा हूं। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए, यदि निषेचन हो जाए, तो यहां पर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। आप कहेंगे प्रेगनेंसी यहां पर विल स्टार्ट, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल की जो ल्यूटियल फेज है, वो ल्यूटियल फेज है, ये स्टॉप हो जाएगी। यहां पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। और फीमेल हमेशा के लिए 9 महीने के लिए ल्यूटियल फेज में या सेक्रेटरी फेज में ही रहती है यहाँ। तो कब ये, यदि यहाँ पर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, कंसीव हो गए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फीमेल किस प्रेगनेंसी जो स्टेज है वो किस स्टेज के अंदर है? ल्यूटियल फेज के अंदर या सेक्रेटरी फेज के अंदर है। और कंडीशन नंबर 2 है, यदि नॉट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इस केस में ये 15वें से लेकर 28वें दिन तक चलती है।
तब भी ये सबसे लॉन्गेस्ट पेज है, उस केस के अंदर भी इस पेज को सबसे लंबी पेज कहा जाता है, लॉन्गेस्ट पेज कहा जाता है उस समय भी। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 से 5 दिन की पेज थी, वो ब्लीडिंग पेज थी। फिर उसके बाद में 6 से 13 दिन की पेज थी यहाँ पर, तो ये पेज कितने दिन की हुई? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये यहाँ पर 8 डेज की पेज हुई है। उसके बाद में हम यहाँ पर कह रहे हैं ये 1 डेज की ओवुलेटरी पेज है, देन सेक्रेटरी पेज है 15 to 28 डेज की ये पेज फिक्स है। तो ये कितने दिन की है? यहाँ पर 14 दिन की यहाँ पर पेज है। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे सबसे लंबी पेज कहेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट पेज इसको कहेंगे ये। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल की सबसे लंबी पेज कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ल्यूटियल पेज सबसे लंबी है, सेक्रेटरी पेज सबसे लंबी है। दूसरा आंसर ये आएगा कि कौन सी पेज है यदि मान लो मेनेस्ट्रुअल साइकिल का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, कभी 28 दिन का है, कभी यहाँ पर 25 दिन का है, कभी यहाँ पर 45 दिन का है, कभी 40 दिन का है, यहाँ पर ये साइकिल का टाइम डिस्टर्ब है। तो कौन सी पेज है वो यहाँ पर फिक्स होती है, जिसका टाइम हमेशा निश्चित रहता है? तो केवल यहाँ पर ध्यान रखे ल्यूटियल पेज या सेक्रेटरी पेज है, इसका टाइम हमेशा फिक्स रहता है, चाहे साइकिल कितने ही दिन का हो। या ये कब? जब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये साइकिल क्या होगा? 14 दिन का होगा, 14 डेज का होगा। बाकी जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। इस बेस पे हमें यहाँ पर ओवुलेशन का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम ओवुलेशन का टाइम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो ओवुलेशन टाइम यदि हमें कैलकुलेट करना है तो आप यहां पर क्या कहेंगे? कंडीशन कई बनती है। यदि हम कहेंगे कि अपना जो साइकिल है, अपना मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का है, 20 डेज का है, तो आपका ओवुलेशन का टाइम है वो हमेशा 14th डे फिक्स रहता है। आपका ये आंसर राइट है। यहां पर इसमें हम कह रहे हैं कि ल्यूटियल जो पेज है, ये ल्यूटियल पेज है, ये हमेशा फिक्स है। ये कितने दिन की होगी? 14 दिन की होगी। यहां पर 14 डेज की होगी। अब इस बेस पे हमें कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं कि ओवुलेशन का टाइम कब है। मान लो कि साइकिल एक फीमेल के अंदर 14 डेज का साइकिल है, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का है? 14 डेज का है। अब आपसे कहे कि ओवुलेशन कब हुआ इस फीमेल के अंदर, ये क्वेश्चन आपको यहां पर ज्ञात करना है। अब कैसे बताओगे कि यहां पर ओवुलेशन कब हो रहा है? तब हम देखिएगा यहां पर 40 डेज टोटल यहाँ साइकिल का टाइम है, इसमें से ल्यूटियल पेज है वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इसके बाद में आपका जो टाइम आएगा वो लगभग हम कह सकते हैं 26 डे। यहाँ ओवुलेशन का टाइम है वो 26 डेज है। वो डे पर एक फिक्स टाइम होगा, ऑनसेट जो टाइम है ओवुलेशन टाइम है वो 26 डे होगा, प्लस माइनस इसमें हम यहाँ पर 2 डेज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि 24 से 26 डेज है वो इसके बीच में ओवुलेशन होगा। तो हम यहाँ पर ओवुलेशन का टाइम यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको मैंने कहा ओवुलेशन का टाइम है फिक्स नहीं होता, आपको केवल ध्यान अपने साइकिल को डेज को ध्यान रखते हुए ओवुलेशन अपने को कैलकुलेट करना है। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और करें आपसे कि सपोज करो कि हमें जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो 24 डेज का है, 24 डेज का है। तो यहां पर आपसे कहे कि ओवुलेशन की घटना कब घटित हुई या ओवुलेशन कब हुआ। तो ऐसे केस के अंदर आप फिर वही 24 टोटल डे है, इसमें 14 डेज है वो रिमूव कर देंगे। तो आपके पास में आंसर क्या आएगा? नियर अबाउट आप यहां पर कहोगे 10th डे है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओवुलेशन हुआ है 10th डे ओवुलेशन हुआ है, प्लस माइनस अपन 2 करते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि 8 से लेकर 12 यहां पर कह देंगे डे के बीच में ओवुलेशन कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात है। फिजियोलॉजी में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी फिजियोलॉजी के अंदर कोई चीज हमेशा फिक्स नहीं रहती है, लेकिन 99% केस के अंदर उस समय वो घटना घटित होती है। या तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस 2 डेज लेंगे तो 8 to 12 डेज के बीच में ओवुलेशन हुआ। एग्जैक्ट टाइम यदि ले तो आपका आंसर क्या हो गया? 10 डेज पर आंसर हो गया। इस प्रकार ओवुलेशन का टाइम है वो यहाँ चेंज होता रहता है साइकिल के
अनुसार है। यहाँ आपको साइकिल के डेज आप ध्यान रखें, यदि किसी फीमेल में यहाँ पर डिफरेंट टाइम पर साइकिल हो रहा है, किसी के अंदर 30 डेज 34 डेज या 40 डेज या 20 डेज 24 डेज है, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें ओवुलेशन का टाइम भी है वो एक डैम श्योर नहीं है। एक यहाँ पर की 14th डे पर ही ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन का टाइम भी उसके अकॉर्डिंग है वो चेंज होता रहता है। तो ये बात आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बेटा जी समझा, जो नीट का एक ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट फॉर्म में। तो क्वेश्चन ने ये सॉल्व किया, आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्व किया, इस बेस पे आप यहाँ पर बता सकते हो कि मान लो किसी फीमेल के अंदर, यहाँ पर मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूं, किसी फीमेल के अंदर मेनेस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है वो यहाँ 45 डेज का है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल का टाइम कितना है? 45 डेज का है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं, ओवुलेशन का टाइम कब होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर ल्यूटियल फेज है वो कितने टाइम की होगी। तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हैं ऐसे केस के अंदर जो फोलिकुलर फेज है वो कितने दिन की होती है। तो यहाँ अलग अलग तीन डिफरेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे हैं, तो आप यहाँ ओवुलेशन का टाइम कैलकुलेट करके फोलिकुलर फेज का टाइम बता दोगे, क्योंकि फोलिकुलर फेज का टाइम भी यहाँ पर इंक्रीज होता रहता है और डिक्रीज होता रहता है। ल्यूटियल फेज का टाइम मैंने फिक्स बताया था, वो आपका आंसर फिक्स होगा, और आप ओवुलेशन का टाइम है वो कैलकुलेट कर लोगे। टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है वो डेज है, टोटल डेज है, उसमें माइनस ल्यूटियल फेज है वो अपन कर देंगे, तो अपने ओवुलेशन का टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है नीट का वो आप समझ गए होंगे, और आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ओके बेटा जी, आगे चलते हैं, हमें नेक्स्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस ल्यूटियल फेज को फिर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, आपके लिए एक स्लाइड बनाई गई है। ये यहाँ पर कह रहा है ल्यूटियल फेज या स्रावी प्रावस्था जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर यहाँ 15 डेज से लेकर 28 डेज तक ये साइकिल यहाँ पर चलता है। यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो इस समय होते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेवियन ऊतक के कार्पस ल्यूटियम में बदल दिया जाता है। कार्पस ल्यूटियम से पहले की एक अवस्था और बताई थी, इसे कॉर्पस हिमोरेजिकम भी कहते हैं, तो ये बात भी हम जान चुके हैं। यहाँ कार्पस ल्यूटियम अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, और यह हार्मोन एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एंडोमेट्रियम के अंदर उपस्थित जो यूट्राइन ग्लैंड है उसके यहाँ पर एनलार्जमेंट के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत आवश्यक है, जो क्या कर रहा है यहाँ पर सीक्रेट करवाने में, म्यूकस सीक्रेट कराने में, वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करवाने में बड़ा योगदान यहाँ पर देता है। इसके बाद में एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम निषेचित अंडाणु तथा गर्भावस्था की अन्य घटनाओं के आरोपण के लिए एक आवश्यक लेयर है, एक आवश्यक परत है। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म की सभी घटनाएं रुक जाती है। कहने का मीनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तथा मासिक धर्म है वो आगे नहीं होगा। देन निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, और एंडोमेट्रियम के नष्ट होने से नया मासिक धर्म है, नया रज चक्र है, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस शुरू हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई। अब नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों शुरू होता है, तब आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन प्लस, आपको पहले भी बताया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका लेवल बहुत कम हो जाता है। देन न्यू मेंसी, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ये बात हमें यहाँ पर समझ चुके हैं यहाँ। लेकिन पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंटेन रखने का मेन रोल करने वाला जो हार्मोन है, तब आंसर आएगा एस्ट्रोजन है, मेन हार्मोन ऑफ द हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन आएगा, और यहां गोनेडोट्रोपिन की बात करें तब आंसर आ जाएगा एफएसएच हार्मोन। एफएसएच और एस्ट्रोजन इज ए मेन हार्मोन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इनमें भी यहां कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 हार्मोन काम कर रहे हैं, जिसमें 2 हार्मोन है वो मेन हार्मोन रोल करते हैं, क्योंकि यह हार्मोन है वो यहाँ ग्रेवियन पुटक तक
तक जो चेंजेस करवाता है ओवरी के अंदर उसमें सहायक है, और ये हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यहाँ पर यूट्रस में जो परिवर्तन करवाता है उसमें यहाँ पर जो सहायक है, यूट्रस की वाल को बनाने में यहाँ पर हेल्पफुल है ये, क्योंकि ये नहीं होगा तो आगे की घटनाएं हैं वो नहीं होगी है। तो इस प्रकार से ये हम यहाँ कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम इसे बता सकते हैं कि किस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ डिफरेंट यूट्रस और ओवरी के अंदर जो चेंजेज होता है एक ग्राफ के द्वारा। प्रारंभिक तौर पे यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है आप देखिएगा, ये LH और FSH बताता है। यहाँ FSH का प्रारंभिक तौर पे यहाँ डेज बताए गए 1 डे से लेकर यहाँ 13 डे 15 डे 17 डे 9 डे 23 25 27, ये बीच में ये डेज है वो 14 डेज है। यहाँ प्रारंभिक तौर पे 1 डे फर्स्ट है, वहां से लेके देखेंगे तो FSH का लेवल है वो प्रारंभिक तौर पे कम होता है, धीरे धीरे ये कम होता है फिर वापस बढ़ता है, और 13 डेज पे जाके FSH का लेवल पीक पे आता है। इसी के साथ में पैरेलल LH रहता है। ये यहाँ पर जो ओवरी के अंदर ग्रेपियन पुटक है उसके अंदर जो चेंजेस यहाँ पर होते हैं ये चेंजेस दिखाई गई है। प्रारंभिक तौर पे प्रीमोर्डियल ग्रेपियन फॉलिकल, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल से फिर ओवुलेशन हुआ तो आप देखिएगा ये पीक बन रहा है, यहाँ पर LH का पीक बन रहा है और FSH का पीक बन रहा है। ये दोनों हार्मोन हायर अमाउंट में होते हैं। देन देखिएगा यहाँ ये बन गया कार्पस ल्यूटियम। फिर यहाँ पर एक चीज और है कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कार्पस एल्बिकेंस कहेंगे। यहाँ कार्पस एल्बिकेंस यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होते ही या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल अपने में डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ये लेवल डिक्रीज होता है तो नया यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिखाया गया है। अब आप देखिएगा कि प्रारंभिक तौर पे डे फर्स्ट से लेकर डे 13 तक यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ ओवुलेशन के टाइम में हायर अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन था। यहाँ हायर अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन था। क्यों था? क्योंकि ये हायर अमाउंट है यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल से रिलीज किया जाता है और LH को सीक्रेट करने के लिए इंडक्शन देता है, प्रेरण देता है। इसी समय आप देखिएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बहुत कम है। यहाँ तक क्वेश्चन ये आता है ये प्रोजेस्टेरोन आया कहां से? भाई प्रोजेस्टेरोन मैं कह रहा हूं केवल ओवुलेशन के बाद रिलीज होता है, इससे पहले प्रोजेस्टेरोन नहीं आता है। कहीं कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है फीमेल बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करे, लेकिन फिर भी ब्लड के अंदर हल्का सा लिस्ट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन है। तो ये प्रोजेस्टेरोन कहां से आया, क्वेश्चन ये बना। तब आप देखिएगा बेटा जी, ये प्रोजेस्टेरोन के लिए कोई अन्य स्ट्रक्चर नहीं है। अपने जो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ये प्रारंभिक जो साइकिल था, यहाँ पर जो साइकिल था, इस साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल है यहाँ पर है कम हुआ, पहले अधिक था फिर कम हुआ, ये कम लेवल है। इसी कार्पस ल्यूटियम से स्रावित जो प्रोजेस्टेरोन है वो ब्लड में पड़ा है, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे डैमेज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर लेवल क्या है, कम ही रहेगा। तो पहले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन है वही प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर ब्लड के अंदर पड़ा है, उसके कारण ये क्या लेवल कम रहता है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो यहाँ प्रारंभिक तौर पे यहाँ पर कम है, ये हिमोरेजिकम स्टेज आती है। हिमोरेजिकम स्टेज के बाद में जैसे ही कार्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल कणिकाएं बनती है तो प्रोजेस्टेरोन एक पीक लेवल पर पहुंच जाता है 20वें से लेकर 25वें 26वें दिन तक है। और उसके बाद में उसी समय आप देखिएगा एस्ट्रोजन भी यहाँ पर एक पीक बनाता है। एस्ट्रोजन की 2 पीक बनती है पूरे साइकिल में, एक पीक बनती है 13वें दिन के लगभग और दूसरी पीक बनती है 25वें दिन के लगभग। यहाँ पर 2 पीक का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जैसे जैसे यहाँ पर आप कहोगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापिस यहाँ 28 डेज के बाद में वापिस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ब्लीडिंग को हम कहेंगे यहाँ पर ब्लीडिंग स्टेज, और जो यहाँ पर है दिखाई गई है इसे हम मेंसेज स्टेज के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ फिर एक बात समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो NCERT का एक डायग्राम है वो डायग्राम कैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH के लेवल को यहाँ पर दर्शाता है, समझाता है। कैसे यहाँ पर यूट्राइन चेंज दर्शाता है। ये नीचे पूरे के पूरे यहाँ पर यूटेराइन जो लेयर है
जो एंडोमेट्रियम है उसमें परिवर्तन दर्शाया गया है। यहां देखिएगा 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग फेज है, यहाँ 5 डेज तक है। जब ब्लीडिंग यहाँ कंप्लीट होती है तब एंडोमेट्रियम बहुत ही थिन होती है और साथ में बेसिलस की कुछ कोशिकाएं यहाँ है और यूट्राइन ग्लैंड यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो यहाँ एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज के साथ में एंडोमेट्रियम में थिकनेस बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो ग्लैंड है वो भी यहाँ थोड़ी और एनलार्ज होगी और जैसे ओवुलेशन होगा तो ये थिकनेस और एक साथ इंक्रीज होती है प्रेजेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाती है और सीक्रेट अपना सीक्रेशन शुरू कर देती है। तो ऐसे जो हाई सबसे थिकन जो यहाँ पर कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम सबसे मोटा स्तर कब होता है तो 20वें दिन से लेकर यहाँ पर 25वें से 26वें दिन के बीच में सबसे मोटा एंडोमेट्रियम या थिक एंडोमेट्रियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे थिक एंडोमेट्रियम कब होता है तो सबसे थिक एंडोमेट्रियम इस समय होता है। सबसे थिन एंडोमेट्रियम कब होता है तो 5वें दिन से लेकर 8वें दिन के बीच में ये समय जो है इस समय सबसे थिन एंडोमेट्रियम होता है। तो क्वेश्चन कैसे यहाँ पर एग्जामिनर आपसे बना सकता है ये हमें इस ग्राफ के द्वारा इसे समझ सकते हैं। तो ये बात बेटा जी आपके अच्छी तरह समझ में आई है। इस चीज को हमें एक और ग्राफ के द्वारा यहाँ दूसरे ग्राफ के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। अपने एक स्लाइड के द्वारा हम इसे क्या कहेंगे कि आप देखिएगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टाइम है, इसे हम डिवाइड करते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसे इस साइकिल को एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रहा है। ये डे 1 है यहाँ पर और फिर ये डे 2, ये भी डे 3, डे 4 और डे 5 है। यहाँ पर डे 5 को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये यहाँ पर डे 14 है, यहाँ कह सकते हैं। तो डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12 और डे 13। तो ये एक यहाँ पर हाफ पार्ट हुआ। इस रीजन को हम कहेंगे यहाँ पर ब्लीडिंग फेज बीपी। इस पेज को हम कहेंगे यहाँ पर प्री ओवुलेटरी पेज या ग्रेपियन फॉलिकल पेज या इसे हम फॉलिकल फेज के नाम से भी जानते हैं यहाँ। इसके बाद में फिर ये डे 14, फिर डे 15, डे 16, डे 17, डे 18, डे 19, डे 20, डे 21, डे 22, डे 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये यहाँ पर एक पेज और बन जाती है। इस पेज को हम ल्यूटियल पेज और सिक्रेटरी पेज के नाम से जानते हैं। तो ये घटनाएं हमने यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा देखी। हम इस साइकिल को देख रहे हैं। ये यहाँ पर क्या थी 1 से 5 दिन की साइकिल था। ये यहाँ पर क्या था 6 से लेकर 14 दिन तक का साइकिल है फेज है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ सिक्रेटरी फेज है, वो 15 से लेकर 28 डेज तक की साइकिल है, 28 डेज तक की फेज है। यहाँ इस बात को हम यहाँ समझ चुके हैं। अब हार्मोन का लेवल देखें यहाँ, इसे समय के दौरान 1 से 5 दिन के दौरान देखें तो यहाँ पर है फर्स्ट डे जो आता है इसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज होने लगता है और साथ में आप कहोगे कि FSH और LH है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो डे चलता है इसमें एस्ट्रोजन वो सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन पहले वाले साइकिल का यहाँ पर पड़ा हुआ है, FSH इंक्रीज होता है और LH इंक्रीज होता है। इस 6 डेज से 13 डेज तक एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, FSH का लेवल यहाँ पर इंक्रीज होता है, LH का लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा डे 11 से लेकर डे 14 तक ये वह लेवल है जहां पर एस्ट्रोजन हायर लेवल पर होगा और LH है यहाँ इतना हायर लेवल पर होगा कि ओवुलेशन की घटना हो जाएगी। इसे हमें LH सर्ज भी कहते हैं।
तो ये बात आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ 15वें दिन से अपन चलेंगे तो यहाँ पर है प्रोजेस्टेरोन लेवल है इंक्रीज होता जाता है, एस्ट्रोजन लेवल है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है, और एफएसएच और एलएच है वो भी यहाँ पर डिक्रीज होता है। लेकिन यहां से आगे चले हमें 17वें दिन से लेकर यहां तक चले तो इसमें प्रोजेस्टेरोन की मैक्सिमम अमाउंट है वो इसी समय होती है। और इस समय आप देखेंगे ये जो समय है इस समय हम देखेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आते आते फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होती है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापिस से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार एक साइकिल के द्वारा हम वापिस इसे समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ये 28 डेज का साइकिल है जिसमें डिफरेंट हार्मोन है उसका लेवल किस प्रकार से इंक्रीज होता है और किस प्रकार से यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो ये बात हम यहाँ पर समझ चुके होंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। उस क्वेश्चन की बात करें हमें तो कुछ वर्ड काम में लिए जाते हैं जैसे ट्यूबेक्टोमी, एक वर्ड काम में लेते हैं। इसके बाद में एक वर्ड काम में लेते हैं यहां पर स्टेक्टोमी, एक वर्ड काम में लेते हैं ऑफेरेक्टोमी, ये ध्यान रखें 3 शब्द हमने काम में लिए हैं। अब आप देखिएगा तीनों जो वर्ड काम में लिए हैं, ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी का मीनिंग है कि फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन डक्ट को यदि बीच में से काट दे तो ओवम का आगे माइग्रेशन रुक जाएगा, ओवम की मूवमेंट आगे ब्लॉक हो जाएगी, इधर से स्पर्म की मूवमेंट आगे ब्लॉक हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, कंसीव नहीं होगा। तो एक फैमिली प्लानिंग की ये एक मेथड है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ हिस्टेक्टोमी में यहाँ यूट्रस को या रिमूव कर दे, सर्जिकल मेथड से यूट्रस जो है यूट्रस रिमूव कर दे यहाँ, तो इस घटना को हम कहेंगे यहाँ हिस्टेक्टोमी। ये क्वेश्चन भी आया है 2017 का क्वेश्चन है कि हिस्टेक्टोमी से क्या मीनिंग है, अपन कहेंगे यूट्रस को यहाँ पर रिमूव कर दें। और ट्यूबेक्टोमी का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो आप कहोगे फैलोपियन जो ट्यूब है इसको यहाँ बीच में से कट ऑफ कर दे, काट दे, तो इस घटना को हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। अब आप देखिए यदि ट्यूबेक्टोमी करवा दी जाए तो हम देखते हैं ओवेरी में क्या चेंज होंगे। इसके बाद में यहां हम देखेंगे यूट्रस में क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या चेंजेस आएगा और फर्टिलाइजेशन पर क्या इफेक्ट आएगा। ट्यूबेक्टोमी में हम डायरेक्ट यहां देखें, इसके अंदर देखिए पहला चेंजेस हम देखेंगे ओवेरी के अंदर चेंजेस, सेकंड चेंजेस देखेंगे यूट्रस के अंदर चेंजेस देखेंगे। किस केस में, हम हिस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और ओफेक्टोमी। उसके बाद में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर चेंजेस देखेंगे, और इसके बाद में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन पर इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है फर्टिलाइजेशन पर। तो एक टेबल के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं। यहां से कई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऐसे इसमें ट्यूबेक्टोमी करवा दिया जाए, आप देखिएगा यदि ट्यूबेक्टोमी करवा दें तो ट्यूबेक्टोमी में मैंने कहा कि जो डक्ट है, फैलोपियन डक्ट है, ये यहां से कट कर देंगे, यहां से बांध देंगे, तो ये ओवम आगे मूवमेंट नहीं करेगा, ये स्पर्म इधर आगे मूवमेंट नहीं करेगा। तो यहां ट्यूबेक्टोमी में ओवेरी के अंदर चेंजेस होंगे, अपने ओवेरी के अंदर है ओवम तो बनेगा, यूट्रस के अंदर है यहां अपने चेंजेस होंगे, यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम अपना हार्मोनल इफेक्ट से अपना काम करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहां पर होगा, क्योंकि यूट्रस से अपना काम कर रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहां पर कंटिन्यू रहता है, लेकिन यहां कंसीव नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहां पर नहीं होती है। तो ये एक बात हम यहां पर समझ सकते हैं। हिस्टेक्टोमी करवा दें यहां, यूट्रस को यदि निकाल दें यहां, तो ओवेरी के अंदर अपने होने वाले जितने भी चेंजेज है, पॉलिकल्स जो बन रही हैं, वो सब यहाँ एलएच और एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से यहाँ पर कार्य करेंगे और बनेंगे, और
ओवेरी में जितने परिवर्तन होंगे, लेकिन यूट्रस नहीं होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल सकेगा, इसलिए यूट्रस के चेंजेज नहीं होंगे। यूट्रस के चेंजेज नहीं होंगे तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। मेनेस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा है तो साथ में यहां पर कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी यहां पर नहीं हो पाएगी, निषेचन की क्रिया भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। यदि निषेचन हो गया तो यहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि मान लो ओविडक्ट है तो यहां पर कह सकते हैं निषेचन होगा कैसे, क्योंकि यूट्रस नहीं है। यूट्रस नहीं है तो स्पर्म है वो वहां तक ओविडक्ट तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होगी। तो यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि स्टेक्टोमी में कौन कौन सी घटनाएं यहां पर घटित होती है। ओवेरेक्टोमी की बात करें, ओवेरेक्टोमी में ओवेरी को रिमूव कर रहे हैं। ओवेरेक्टोमी का मीनिंग है ओवेरी रिमूवल, ओवेरी निकाल रहे हैं सर्जिकल मेथड से, ऑपरेशन से, सर्जिकल मेथड से। अब घटना घटित हो रही है कि ओवेरी दो है आपके पास में, एक लेफ्ट ओवेरी है और एक राइट ओवेरी है, दो ओवेरी है। यदि एक ओवेरी को निकाले हमें, एक ओवेरी को यहां पर निकाल दिया, एक ओवेरी हटा दी तो क्या होगा, ओवेरी के अंदर चेंजेज इसके अंदर होगा, यूट्रस के चेंजेज इसके अंदर होंगे, मेनेस्ट्रुअल साइकिल है और डिस्टर्ब होगा लेकिन होगा, और फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी। फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी यहां पर होगी एक ओवेरी से। लेकिन यदि मान लो दोनों ओवेरी निकाल दें हम, लेफ्ट और राइट ओवेरी दोनों ही निकाल दें, तो ऐसे केस के अंदर, ऐसी घटना के अंदर ओवेरी के चेंजेज नहीं होंगे। ओवेरी नहीं है तो चेंजेज नहीं होंगे। ओवेरियन हार्मोन नहीं है तो यूट्रस चेंजेज नहीं होंगे। यूट्रस चेंजेज नहीं होगा तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेनेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये घटनाएं यहां पर ऐसे घटित हो गई है। इस प्रकार आप यहां पर बता सकते हो भिन्न भिन्न घटनाएं इस टेबल के द्वारा कि कब यूट्राइन चेंजेज होता है, कब मेनेस्ट्रुअल साइकिल होता है, किस कंडीशन में यहां पर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन होती है और किस में यहां ओवेरी चेंजेस होता है। तो तीन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर वर्ड है, एक ट्यूबेक्टोमी जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं या बांध देते हैं, एक स्टेक्टोमी जिसमें रिमूवल करते हैं यहां पर यूट्रस को, गर्भाशय को, और एक ओवेरेक्टोमी जिसमें ओवेरी को यहां पर रिमूवल कर देते हैं। तो उस वुमेन के अंदर, उस फीमेल के अंदर जो चेंजेज होंगे वो इस प्रकार के चेंजेज यहां पर डेवलप हो जाते हैं। किस समय कौन सी घटना घटित होगी और कौन सी नहीं होगी, ये टेबल के द्वारा हम बता सकते हैं। तो बेटा जी ये बात मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे यहाँ, क्योंकि आप पूरा का पूरा अपना ध्यान है वो इस पर लगा रखा है और आप एक एक बात को, हार्मोनल कंडीशंस को यहाँ आप समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। कंसेप्ट इसका समझ गया तो इसके आंसर क्या बहुत अच्छी तरह हम दे पाएंगे यहाँ। तो ये बात हम यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद में आगे हम चले हैं यहाँ आपके लिए जो दूसरा एक स्लाइड बनाई है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन चेंजेस जो कह रहे हैं। यूट्राइन चेंजेस में ये ओवेरी और ये यूट्रस दिखा रखा है, यूट्राइन साइकिल दिखा रहा है, इसमें मेंसेस दिखा रखा है जहां ब्लीडिंग दिखाई गई है, जो फिर यहाँ पर ये जो है एक कैविटी बड़ी दिखाई गई है। इसका मीनिंग कि यहाँ पर सबसे थिक है जो लेयर है एंडोमेट्रियम है। अब यहाँ इसमें डिवीजन शुरू हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ थिकनेस इंक्रीज हो गई। अब इस सिक्रेटरी फेज में सबसे अधिक थिकनेस रहेगी और लास्ट में यहाँ इतनी थिकनेस रहेगी। जैसे ही यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो ये वापिस से इसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो इस प्रकार के साइकिल को हम यहाँ पर कहेंगे यूट्राइन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज होता है, जिसमें मेंसेज फेज है, ये प्रोलिफरेटिव फेज है और ये यहाँ पर सिक्रेटरी फेज है, बीच में यहाँ पर ओवुलेशन फेज है, यहाँ दिखा रखी है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ गए। इसके बाद में एक वर्ड आता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का मीनिंग है, इनसेमिनेशन का मीनिंग है गर्भाधान। गर्भाधान किसे कहेंगे ये? तब देखिए कोइटस, कोपुलेशन, संभोग, मैथुन क्रिया, ये सब एक ही क्रिया है, एक ही शब्द की सिनोनियम है। इसके द्वारा पेनिस की सहायता से फीमेल की वेजाइना में, हमने यहां पर वेजाइनल स्ट्रक्चर देखी, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और ये यहां सर्विक्स है, ये वेजाइना है। फीमेल की वेजाइना में पेनिस के द्वारा यहां पर सीमन का त्याग करना, इसके अंदर शुक्राणुओं को छोड़ना, इस घटना को हम कहते हैं इनसेमिनेशन है। इनसेमिनेशन की क्रिया हुई या
कोपुलेशन की क्रिया हुई या कोइटस के द्वारा गर्भाधान की क्रिया यहां पर करवाई गई है। तो आगे का डेवलपमेंट जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है गर्भाधान या इंसेमिनेशन, जो कोइटस के द्वारा, मैथुन के द्वारा, संभोग के द्वारा ये नर और मादा दोनों के अंदर ऑर्गाज्म की स्थिति आएगी, दोनों में कोपुलेशन होगा और कोपुलेशन के तहत ऑर्गाज्म होगा। ऑर्गाज्म का मीनिंग हाई एक्साइटेड और हाई प्लेजर अवस्था आती है। उस प्लेजर अवस्था में और मनुष्य या ह्यूमन जो है, मेन जो है, जो नर मनुष्य है, उसके द्वारा यहाँ पर पेनिस की सहायता से सीमन वेजाइना के अंदर त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद में एक वर्ड और आता है योग्यतार्जन। योग्यतार्जन का मीनिंग है कि जो सीमन स्रावित किया जाएगा उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो प्रारंभिक तौर पे निष्क्रिय रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। पहले मेल के अंदर एपिडिडाइमस में से सक्रिय किया जाता है, उसके बाद में सेमाइनल फ्लूइड से सक्रिय करने का प्रयास करता है फ्रुक्टोज शुगर के द्वारा। देन ये फीमेल वेजाइना में रिलीज होते हैं, तो वहां पर जो सर्विक्स के द्वारा म्यूकस, क्षारीय म्यूकस स्रावित होता है और यूट्राइन म्यूकस स्रावित होता है, वो म्यूकस इन शुक्राणुओं को कैपिसेट करता है, योग्य बनाता है निषेचन के, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है योग्य बनने में, एक्टिव होने में। और वो एक्टिव होने के बाद में वो गति करके ओविडक्ट तक जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? योग्यतार्जन कहेंगे। यदि डायरेक्ट शुक्राणु जो इंसेमिनेट होते हैं उनको बिना योग्यता करके, बिना योग्यतार्जन है यदि अंडाणु के पास में पहुंचाने का प्रयास करें तो वो निषेचित नहीं होंगे, निषेचन क्रिया नहीं करेंगे और वो आगे की प्रोजेनी है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता होती है इंसेमिनेशन के बाद में कि योग्यतार्जन हो, योग्य बनाया जाए, एक्टिव बनाया जाए शुक्राणुओं को, जिससे वो चल के और अंडाणु के अंदर यहाँ प्रवेश कर सके। तो योग्य बनाने में सहयोग कौन करता है? नर के अंदर भी योग्य बनते हैं और सेमाइनल फ्लूइड से योग्य बनाने का प्रयास करता है, एपिडिडाइमस इसे योग्य बनाने का प्रयास करता है, उसके बाद में वेजाइनल फ्लूइड है वो इसे योग्य बनाता है, एक्टिवेट करता है। इसके लिए जो एक स्लाइड बनाई है ये कह रहा है कि शुक्राणु जो है किसकी क्रियात्मक परिपक्वता को योग्यतार्जन कहते हैं। शुक्राणु योग्यतार्जन एक कार्य की परिवर्तन भी है जो शुक्राणु को अंडे की तरफ निषेचित करने के लिए भेजता है। देन योग्यतार्जन की प्रक्रिया में 5 से 7 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ पर योग्यतार्जन से शुक्राणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं और गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में मादा पत्र के द्वारा स्रावित जो द्रव्य होता है वो शुक्राणुओं को योग्य बनाने में यहाँ पर सहयोग करता है। ये यहाँ पर आपके पास में एक शुक्राणु का डायग्राम, एक मॉडल बताया गया है। ये मॉडल कह रहा है कि एपिडाइडाइमल जो शुक्राणु होते हैं वो इस प्रकार के शुक्राणु होते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के जो शुक्राणु है ये इसके चारों तरफ यहाँ एक कैप लगी रहती है, प्रोटीन से संरचना लगी रहती है जो इसको डीएक्टिवेट करती है। लेकिन जब इजेकुलेशन किया जाता है फीमेल ट्रैक्ट में, फीमेल के अंदर, तो ये कैप यहाँ से हट जाती है और ये हटते ही है शुक्राणु और एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव जो शुक्राणु है इसकी अवस्था इस मॉडल के द्वारा हम समझा सकते हैं। कैपेसिटेड जो स्पर्म है, योग्य जो शुक्राणु है वो इस प्रकार का होता है जिसके ऊपर ये प्रोटीन आवरण है, फैक्टर है, वो नहीं होता है। ये फैक्टर कौन हटाता है? फीमेल जो वेजाइना है, फीमेल जो यहाँ पर सर्विक्स है, उसके अंदर जो फ्लूइड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, वो इसे कोटिंग को हटा देता है। तो इस मॉडल के द्वारा हम यहाँ पर समझा सकते हैं कि एक योग्य शुक्राणु किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद में एक लाइन और कही गई है कि नए स्क्लित जो शुक्राणु होते हैं, नए जो यहाँ पर इजेकुलेटेड शुक्राणु होते हैं, ये यदि योग्यतार्जन नहीं करें तो यहाँ पर अंडाणु और डायरेक्ट इस शुक्राणु को छोड़ दिया जाए विदाउट योग्यतार्जन, तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। यहाँ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नई प्रोजेनी यहाँ पर नहीं बनती है। तो इस प्रकार से आप इस घटना को हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी घटना थी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल इवेंट था, रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान होने वाला इवेंट था, जो हमने हार्मोनल की क्रिया के द्वारा और उसकी ओवेरी के अंदर होने वाला चेंजेस और यूट्रस के अंदर
अंदर होने वाला चेंजेज है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझा है कि कैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ये क्रिया होती है। उसके बाद में शुक्राणु कब और कहां योग्य बनते हैं और योग्य शुक्राणु ही यहाँ निषेचन की क्रिया में सहायक होंगे। आगे के हम लेक्चर में देखेंगे कि निषेचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।